आपको पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स। ध्यान दीजिएगा, जब वॉल्यूम पूछता है तो एसटीपी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर बदलेंगे तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो यहां जो क्वेश्चन इसने पूछा वो एसटीपी पे पूछा है। तो फिलहाल आपके सामने है, जैसे हमने पहले सीखा वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। किसको किस में बदलना है ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ दिया है मोल और एक तरफ है वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। और आपको पता है कि n इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। अगर लीटर्स में क्या दिया आपके सामने, मोल दिया है, तो n की जगह पे हम लिख दें 0.1, v निकल के आएगा 0.1 इंटू 22.4 यानी 2.24 लीटर्स। बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब आप यहां देख रहे हैं कि ग्राम का मतलब वेट दिया हुआ है और वेट में पता करना है कि कितना वॉल्यूम होगा, इजीली निकल आएगा। फिर हम लिखेंगे v अपॉन 22.4 और क्योंकि यहां वेट दिया है तो फिर वेट अपॉन मोलर वेट। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, आंसर आपके सामने है। वॉल्यूम आपको निकालना है, वेट दिया हुआ है 64 ग्राम, मोलर वेट होता है 32 ग्राम क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और साथ में मल्टीप्लाई करना है 22.4। आपके सामने आंसर 44.8 लीटर्स। आई थिंक ये भी आसान था, इजीली समझ गए होंगे आप। आ जाते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन में। अब की बार क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ H2O। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो थोड़ा सा नीचे देखा तो फिर लिखा है 1 ml ऑफ H2O। क्या कुछ गलती से लिख दिया है? नहीं, ऐसा नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। दोनों में फर्क देख लीजिए। यहां H2O वेपर स्टेट में है तो एसटीपी पे पूछ लिया है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहां पर H2O लिक्विड स्टेट में है जिसमें डेंसिटी भी दी है 1 ग्राम पर ml। आइए यूज करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें। फिलहाल पहला वाला तो आप समझ गए कि मोल कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वही लगेगा 22.4 लीटर वाला, क्योंकि यहां वेपर स्टेट में है। तो करके देखते हैं। मैंने सीधे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वही लिख दिया, v अपॉन, क्योंकि यहां वॉल्यूम ml में दिया है इसलिए नीचे 22400 ले रहे हैं, वरना नॉर्मली अगर लीटर में होता तो 22.4 लेते। v अपॉन 22400 के साथ रिलेट करना है हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालने हैं और नीचे लिखना है Na। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे Na की वैल्यू रखनी है। मैं Na के फॉर्म में ही आंसर दे रहा हूं, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट भी पता लग जाएंगे। वॉल्यूम की वैल्यू दी है 1 ml, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 22400 इंटू Na, या मैं सीधे लिख दूं Na अपॉन 22,400। आराम से आ गया, इतने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na की वैल्यू रखेंगे तो काट के आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 1 ml ऑफ H2O जिसकी डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। अब यहां क्या करें? तो भाई साहब यहां बाकी कॉन्सेप्ट तो लगेंगे, यानी एक मोल में कितना वेट होता है वही रहेगा, एक मोल में कितने नंबर होते हैं वो भी वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब की बार 22.4 नहीं रहेगा। आइए देखते हैं। मैंने सीधे कहा कि 1 मोल का यहां जो जो मीनिंग हो सकती है 1 मोल की वो सब लिख देते हैं। 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स मुझे पता है, Na मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे नहीं फर्क पड़ता, Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल H2O में 18 ग्राम होंगे, ये भी तय है, इसमें भी किसी स्टेट का फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें तो सेम है, लेकिन क्या यहां पर 22,400 ml होगा या 22.4 लीटर्स होगा? आप कहेंगे नहीं, यहां 18 ml होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर रटना है क्या? नहीं मेरे दोस्त, रटना नहीं है। इसने दिया हुआ है 1 ग्राम 1 ml, डेंसिटी दी है ना, यानी 1 ग्राम H2O का मतलब है 1 ml H2O, 1 ग्राम में 1 ml, तो 18 ग्राम में 18 ml। केवल इतने से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहां वेपर स्टेट में था तो 22,400 था, और अगर लिक्विड स्टेट में है तो डेंसिटी के अनुसार 1 ग्राम में 1 ml है तो 18 ग्राम में 18 ml हो। अब आपके सामने कंप्लीट है, सीन पूरा क्लियर है। अब आप इसको रिलेट करिए, क्या पूछा है, किसमें पूछा है। 1 ml ऑफ H2O लिक्विड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो साफ दिख रहा है कि 18 ml में Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ml में यानी 1 ml में कितने होंगे? सिंपल, 18 ml में Na मॉलिक्यूल्स, तो 1 ml में Na अपॉन 18
दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल। आपने देखा डिफरेंस केवल एक चीज का है, वहां लिक्विड था, यहाँ गैस था। लिक्विड के केस में Na/18 और गैसियस स्टेट में आ गया तो Na/22,400। बहुत सिंपल। ये थे सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब आ जाइए सी में, और ये बड़ा आसान है आपके लिए, इजीली कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। इन केस कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं सर चम्मच से ही पिलाइए, ले बेटा उनके लिए भी कर देते हैं। पी लीजिए। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वेट को बदलना है नंबर में, आपके सामने है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो m की वैल्यू 32 रख देंगे, और इसका वेट दिया है 64। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके सामने आ चुका है 64 अपॉन 32 इंटू Na, यानी 2 Na मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल, इजिली कर लेंगे। चलिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। इन केस कहीं पे कोई डाउट होता है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट कर लें, और कोशिश करें कि जब मैं क्वेश्चन दिया करूं तो आप उसे पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करें, बाद में एक्सप्लेनेशन देखें कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ये सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ स्पून फीडिंग से नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड ऑल। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ रहा जो क्वेश्चन वो है 52 AMU ऑफ हीलियम। ध्यान से सुनिएगा, ये AMU में लिखा है तो यहां मोल्स की बात नहीं कर रहा है, यहां तो एक की बात कर रहा है। अब यहां पर आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम 4 AMU लेंगे तो वो केवल एक एटम के बराबर होगा, यानी हीलियम की बात हो रही है तो उसका 4 AMU 1 एटम होगा। ग्राम तो तब यूज करेंगे ना जब 1 मोल होगा, यहां तो 1 एटम की बात हो रही है तो 4 AMU लेंगे। तो 1 एटम अगर 4 AMU है तो 52 AMU में कितना, बड़े आराम से निकल आएगा 1/4 इंटू 52, यानी 13 एटम्स, एग्जैक्टली 13 एटम्स। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है 52 ग्राम, तो उस केस में आपको मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना पड़ेगा, यानी यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं W/M इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटोमिसिटी इंटू Na। अब यहां एटोमिसिटी क्योंकि हीलियम दिया है तो 1 ही होगा, इसीलिए Na से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेट की जगह पे लिखेंगे 52, मोलर वेट की जगह पे 4, नंबर आपको निकालना है अपॉन Na। साफ दिखाई दे रहा है 13 Na एटम्स, आंसर बदल गया, वहां 13 एटम्स था और यहां 13 Na एटम्स है, क्योंकि यहां पर AMU में वेट दिया और यहां पर ग्राम में दिया। नेक्स्ट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसका क्या करें? तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो पहले तो देखें कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिर एटोमिसिटी वाला फॉर्मूला लगा दें, या आपको एटोमिसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। गिवन है वेट, आपने फॉर्मूला यूज किया, वेट अपॉन मोलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटोमिसिटी इंटू Na। यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा। अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। वेट की जगह पे मैंने लिख दिया 64, मोलर वेट क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो मैं लिखूंगा 32, नंबर ऑफ एटम्स जो कि मुझे निकालने हैं, एटोमिसिटी लिखूंगा 2 क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी 2 दिख रही है, इनटू Na। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 4 Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लोगे तो 4 Na एटम्स होंगे इसमें और 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। वो आप इजिली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूज करके। सेम इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। आपके सामने है 0.2 मोल ऑफ CO2, यहां पर नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला रिलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल की जगह पे n लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटोमिसिटी इंटू Na कर दूंगा, आराम से आ जाएगा आंसर, इजिली आ जाएगा। एटोमिसिटी की जगह क्या रखेंगे CO2 के लिए, ऑब्वियसली 3। ऐसे यहां पर 11.2 लीटर दिया हुआ यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां क्या करेंगे V अपॉन 22.4 इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी इनटू Na। वॉल्यूम की जगह 11.2 लिखेंगे, एटॉमिसिटी अगेन CO2 दिया है तो 3 लिखेंगे, और Na तो है ही। आराम से आप इजिली कट के आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब आइए 5वें टाइप में चलते हैं जो फाइनल। यहां पर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल नाइट्राइड आयन। अब यहां 2 प्रॉब्लम है। पहला तो नाइट्राइड आयन क्या है वो पता करें, दूसरा मोल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल यहां है तो टोटल पूछे तो टोटल निकालिए, वैलेंस पूछे तो वैलेंस निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें, इसके लिए आपको थोड़ा सा शुरुआत में समझना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये देखिए नाइट्राइड आयन क्या है, तो मैं अगले एपिसोड्स में किसी में आपको आयन के नाम से आयन का फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा, उससे पहले अभी फिलहाल यहाँ का समझा दूं। नाइट्राइड आयन का मतलब है N3-। नाइट्राइड आयन का मतलब है N3-। अब N3- में नाइट्रोजन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, साथ में 3 एक्स्ट्रा मिल गए हैं, यानी टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कहूं कि एक में 10 तो एक मोल में 10 मोल। अब इन्होंने जितने में पूछा है उसका आंसर देख लीजिए उसके हिसाब से। अगर 2 मोल होते तो आंसर क्या होता, 20 मोल। 2 मोल N3- मतलब 20 मोल इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल। एक मोल में अगर 10 मोल हैं तो 2 मोल में 20 मोल है, यही आपका आंसर है। ये कौन सा आंसर है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, क्योंकि आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब पहले वाले में क्या पूछा है, वैलेंस। तो ध्यान से देखिए N3- में वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका नॉर्मली होता है 2-5, जिसमें से 3 और आ जाने के बाद हो गया है 2-8। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, 8-8-16। यानी अगर आपने लिए 2 मोल तो 16 मोल इज द आंसर। इजी है, इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम्स का बताइए कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम CO2। अब इसके लिए पहले आप ये देखिए कि CO2 का अगर हम 1 ले लें तो उसमें कितने ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे 2। तो अगर मैं CO2 का 1 मोल ले लेता तो कितने मोल ऑक्सीजन होते, 2 मोल। 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन होते अगर 1 मोल CO2 लेते। तो 1 मोल CO2 में 2 मोल कार्बन है, क्योंकि 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन होंगे, 1 मोल कार्बन होगा। अब कहानी यहां पर आगे बढ़ रही है और हमको पता लगाना है ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल 4.4 ग्राम में। अब आप देखिए कि यहां पर अगर 1 मोल में 2 मोल हैं तो इतने में कितने, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। 4.4 अपॉन 44, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट अपॉन मोलर वेट आपने किया, सीधे आया 0.1, यानी 1 मोल में अगर 2 मोल है तो 0.1 मोल में 0.2 मोल है। आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, H2O मॉलिक्यूल्स इन 488 ग्राम BaCl2.2H2O। इस केस में क्या करें, तो BaCl2.2H2O के 488 ग्राम में कितने, इसके लिए जानना पड़ेगा कि 1 में कितने। हमें पता है कि BaCl2.2H2O का अगर 1 ले लें तो 2 H2O इसके अंदर है, 1 मोल ले लें तो 2 मोल H2O इसके अंदर है। अब जरा देखिए हमारे पास है कितने मोल, 488 ग्राम का मतलब कितने मोल, 488 अपॉन 244 इज इक्वल टू 2 मोल। आप कहेंगे सर ये 244 कहां से आया, ध्यान से देखिए मैंने Ba और Cl सबका वेट दिया हुआ है। Ba का वेट 137 प्लस क्लोरीन 2 है तो 71 प्लस 2 वाटर है तो 36, टोटल 244। यानी इसके 1 मोल यानी 244 ग्राम में आपको मिल रहे हैं 2 मोल H2O। तो फिर 488 का मतलब यानी 2 मोल का मतलब कितने मोल H2O, तो 2 इंटू 2 यानी 4 मोल H2O। दिस इज द आंसर। अब आप तैयार हो चुके हैं, इस लायक हो चुके हैं कि आप मोल कॉन्सेप्ट के काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए जो मिसलेनियस टाइप में है।
हमारे लिए ये क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इफ इट कंटेन्स 4% सल्फर बाय वेट। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, सिंपल है, इजीली समझ जाओगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए, और शायद पता ही हो, कि एक मॉलिक्यूल एटम्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स का बना होता है, उसमें एटलीस्ट कितने कितने एटम्स किसी एक एलिमेंट के होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कम से कम एक एटम तो हो ही हो। यानी जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर आप वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो मॉलिक्यूल उन एलिमेंट्स के एक एक एटम को कंटेन करना चाहिए कम से कम। तो आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो एटलीस्ट एक एटम ही रखना है, लीस्ट वाला ही रखना है, मोस्ट वाला नहीं रखना है, ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 4% सल्फर बाई वेट है। परसेंट मतलब पर 100, यानी अगर मैं सब्सटेंस का 100 ग्राम ले लूं, जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, अगर मैं उसका 100 ग्राम ले लूं तो उसमें 4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट होगा। 4% सल्फर बाय वेट, यानी अगर सब्सटेंस का 100 ग्राम ले लिया जाए तो उसमें केवल 4 ग्राम सल्फर होगा। तो आपको यह पता लगाना है कि उस सब्सटेंस का कितना ग्राम ले लें कि कम से कम 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट हो। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बना होगा तो सल्फर का एक एटम तो उसमें होगा ही होगा। तो एक एटम जो सल्फर का है उसका वेट कम से कम 32 होगा, यानी टोटल वेट में सल्फर का कंट्रीब्यूशन 32 ग्राम का होगा। अब वो टोटल वेट कितना होगा वो तो बाकी एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर 4 ग्राम सल्फर 100 ग्राम में है तो फिर 32 ग्राम सल्फर कितने में है? 100/4 इंटू 32, यानी 800 ग्राम। एक बार फाइनली फिर समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। यानी अगर टोटल मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के एटॉमिक वेट को जोड़ें तो आएगा 800 ग्राम। उस 800 ग्राम में 32 का कंट्रीब्यूशन सल्फर का भी होगा, बाकी और भी एलिमेंट्स होंगे। अब सल्फर का इससे कम कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सल्फर के एक एटम से कम एटम उस मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता। तो हमको बस ये पता लगाना था कि अगर 32 ग्राम सल्फर हो तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, वही उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 किलोग्राम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का नाम नहीं पता, बस ये पूछ लिया कि उसके 40 किलोग्राम अगर ले लिए जाए तो कितने ग्राम एटम्स होंगे अगर उसका एक एटम का वेट है 6.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन दिमाग से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछे हैं। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ग्राम ऑफ एटम्स और ग्राम एटम्स में क्या फर्क है? हाँ, याद आ गया, बिल्कुल सही। ग्राम एटम्स एक साथ लिखे हैं तो वो मोल एटम्स पूछे, यानी आपसे उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो आपको दो चीजें चाहिए, एक वेट, एक मोलर वेट। क्योंकि यहां उसने वेट दिया है तो वेट अपॉन मोलर वेट कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आ रही है, हमें एक एटम का वेट दिया है, क्या यही वेट हम नीचे लिख लें? नहीं, मोलर वेट में हमको 1 मोल एटम का वेट चाहिए। वेट दिया है 1 मोल एटम का वेट और मिल जाए तो वेट अपॉन मोलर वेट से हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल एटम्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने कहा कि वेट ऑफ 1 एटम अगर पूछ रहा है या दिया है तो वो है 6.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो फिर वेट ऑफ Na एटम्स कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसकी वैल्यू नियरली आ रही है, आप देख रहे हैं इजिली 40 के आसपास, 40। ये ग्राम में है और दिस इज द मोलर वेट। बोलिए क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि एक मोल एटम का वेट ही मोलर वेट होता है। चलिए, आपको मोलर वेट मिल चुका है, अब क्या करना है? वेट अपॉन मोलर वेट करना, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक ही चीज है और उसको निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना है वेट जो कि है 40 किलोग्राम और नीचे लेना है मोलर वेट जो है 40 ग्राम। आप साफ देख रहे हैं कि ऊपर किलोग्राम में है, नीचे ग्राम में है। इस बात का बहुत ख्याल रखना, अक्सर हम लोग यूनिट में ही गलती करते हैं। यूनिट का ध्यान न रखने से 1000 का 1 हो जाता है।
क्योंकि 40 किलोग्राम का मतलब है 40,000 यानी 40,000 ग्राम, और नीचे आ गया 40, आप देख रहे हैं आंसर आ गया 1000 ग्राम एटम्स, या सीधे बोलें 1000 मोल एटम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे भी आते हैं तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और उम्मीद है कि मैंने जो वीडियो आपको सामने रखे हैं उसमें सारे में ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। एक मॉलिक्यूल का वेट जब लेते हैं तो मॉलिक्यूल में कई सारे एटम्स होते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट ना बोलकर उसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। और जब एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू यूनिट में ले लेते हैं। तो ये यूनिट्स की बात थी, तो ये तो आपको पता ही होगा, बता ही चुके हैं कई बार। फिलहाल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600 यू। आपसे कह रहा है कि इसमें 0.25% ऑफ आयरन है, बाकी और सारे एलिमेंट्स हैं जिनको होना चाहिए। फिलहाल आयरन कितना है? 0.25%, यानी 100 लेने पर 0.25 ये होगा, 100 में 0.25 आयरन होगा, बाकी अदर एलिमेंट्स होंगे। हाउ मच एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कर लें तो उसमें कितने आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना, क्या अप्रोच है इसके पीछे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली समझ में आ जाएगा, बच्चों का खेल खेलते हैं। आइए, क्वेश्चन के अनुसार साफ समझ में आ रहा है कि अगर 100 ले लें हीमोग्लोबिन 100, तो उसमें आपको मिलेगा 0.25 अपॉन 100 Fe। और मान लीजिए 89600 ले लें, उसमें कितना मिलेगा? तो उसका 0.25% मिलेगा। तो 0.25 अपॉन 100 इंटू 89600, और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 224। आप सोच रहे होंगे सर ग्राम क्यों नहीं लिख रहे हैं, जैसे यहां लिखे 100 ग्राम में इतने ग्राम आयरन, तो इतने ग्राम में उतने ग्राम। एक्चुअली ग्राम तब लिखते जब मोलर वेट की बात हो रही होती। यहां उसने मॉलिक्यूल की बात की है, तो हम यू के अनुसार चल रहे हैं, यूनिट्स के अनुसार, यूनिफाइड मास के अनुसार। हम यहां ग्राम में नहीं लिख रहे हैं। अगर उसने मोलर वेट दे दिया होता और उसने पूछा होता कि हाउ मच एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हम मोलर वेट के अनुसार निकालते हैं, इसलिए ग्राम नहीं लिख रहे हैं यहां पर, सीधे मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो 89600 अगर वेट होता तो उसमें कितना ग्राम या कितने आयरन का वेट होता? तो 224 होता। अब जरा सोचिए कि आयरन के कितने एटम्स होंगे जो टोटल मास आयरन का हो गया है 224। तो एक आयरन का तो है 56, तो ऐसे 56 कितने होंगे 224 बनाने के लिए? डिवाइड कर लीजिए, यानी सीधे आ रहा है कि नंबर ऑफ Fe एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो जो टोटल वेट आयरन का आ रहा है जुड़कर, उसमें एक के वेट से उसको डिवाइड कर दें, आंसर आ गया 4 एटम्स। यानी अगर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का लेंगे तो उसमें आपको 4 एटम्स मिलेंगे। एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 मोल एटम्स मिलेंगे। एक मोल मॉलिक्यूल्स का वेट 89600 ग्राम हो जाएगा, ये आपको पता है। और 4 एटम्स की जगह पे 4 Na एटम्स हो जाएंगे, 4 Na एटम्स। बस इतना सा फर्क आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो भी वो आपको कुछ ये समझ लीजिए कि आंखें खोलने के लिए पूछ रहा है, यानी वो आपको ये समझाना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको इस नंबर की वैल्यू पता है, अहमियत पता है कि एवोगैड्रो नंबर होता कितना है। तो इसको तरह तरह के एग्जाम्पल देके समझाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको जो मिलेगा, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको आश्चर्य होगा कितने साल जिएगा कौन। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा कि अगर आप 10 लाख रुपए हर सेकंड में बांट रहे हैं, एक सेकंड में इधर इस हाथ से बांट दिया, फिर उस हाथ से बांट दिया, जो आ रहा ले जाओ, बस एक एक सेकंड में आप 10-10 लाख बांटते जा रहे हैं बिना खाए पिए लगातार, तो कितने साल आपको जीना पड़ेगा? ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज अगर आपके पास हो और आप इसको खर्च करना चाहते हैं तो कितने साल जीना पड़ेगा? 10 लाख रुपए हर सेकंड में आप फेंक रहे हैं, सोचिए। तो आंसर कैसे निकले?
क्वेश्चन के अनुसार कि 10 की पावर 6 रुपीज खर्च कर रहे हैं आप 1 सेकंड में, और आपको अच्छे से पता है कि 1 सेकंड का मतलब कितने साल, क्योंकि इसने फाइनली पूछा ना कितने साल जीना पड़ेगा, तो ये देख लेते हैं कि 1 सेकंड मतलब कितने साल। तो 1 सेकंड में कितने साल, आप इजिली सेकंड से डेज तक पहुंचिए, साल तक आप पहुंच जाएंगे। यानी आपको सेकंड्स यानी 60 सेकंड्स हर सेकंड मिनट में होता है, यानी 60 मिनट्स आवर्स में 24 घंटे और 365 दिन। यानी हम डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड तक पहुंच गए। ये ईयर का कनेक्टिंग लिंक था। आप सेकंड से ईयर में पहुंच चुके हैं। इतने साल आपको लगेंगे 10 की पावर 6 रुपीज खर्च करने में, अगर मैं सालों में बात करूं, वैसे सेकंड। तो जरा सोचिए एक खर्च करने में कितने लगेंगे। तो इतने रुपए अगर इतने ईयर्स में, तो 1 रुपए अपॉन, यानी यहां पर आ गया 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 6 ईयर्स। 1 रुपए के लिए इतने साल, तो एनए रुपीज के लिए कितने साल, यानी वोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज के लिए कितने, तो एनए के लिए आप करेंगे इंटू एनए, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसको काटेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻10 ईयर्स। कितने साल होते हैं खुद देख लो। चलिए, ये क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए था कि एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा है। ऐसे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए।